Hello all my dear students, good morning and welcome back to my class again। आज हम आप लोगों को ये पढ़ाएंगे कि रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है। मीन्स रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था थॉमसन्स मॉडल को चेक करने के लिए, वो क्या था, क्या क्या रिजल्ट्स वगैरह, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस वगैरह उससे मिले थे, ये हम अपनी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स के डिस्कवर हो जाने से किस तरह से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल हुई, और जब ये पार्टिकल्स एटम्स के अंदर खोज लिए गए, लोगों को ये मालूम हो गया कि एटम जो होता है वो डिविजिबल होता है, तो अब उनके मन में सवाल ये था ना कि आखिर ये जो एटम है ये दिखता कैसा है। लोगों ने अपनी तरफ से अपने मन में अपनी कल्पनाएं करनी शुरू कर दी थी, सोचना शुरू कर दिया था कि एटम ऐसा दिखता होगा, वैसा दिखता होगा, अपनी अपनी इमेजिनेशंस थी सबकी एटम्स को लेकर। तो इसी बीच में थॉमसन सर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया था जिसे हम लोग क्रिसमस केक मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल वगैरह बोल रहे थे, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि एटम आपका एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पिंड होते हैं। समझ में आ गई बात? ये थॉमसन सर ने कहा था, जिसका कंपैरिजन हमने वाटरमेलन के साथ में किया था। सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी थी। तो रदरफोर्ड जी ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके थ्रू वो ये चेक करना चाहते थे कि क्या थॉमसन सर ने जो बातें बोली हैं अपने मॉडल में वो एक्चुअल में करेक्ट है या फिर नहीं है। क्योंकि थॉमसन सर ने जो भी बातें बोली थी अपने मॉडल के दौरान वो एक्सपेरिमेंटल तो थी नहीं। इन्होंने हाइपोथेटिकली बोला था कि एटम आपका ऐसा दिखता होगा, कोई भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स वगैरह उसके लिए उन्होंने नहीं दिए थे। तो रदरफोर्ड सर बस इसे चेक करना चाहते थे कि क्या एक्चुअल में ये बात सही है थॉमसन मॉडल्स में जो कही गई है या फिर नहीं है। और इसी मॉडल को टेस्ट करने के लिए उन्होंने परफॉर्म किया एक एक्सपेरिमेंट जिसे हम लोग जानते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से। ठीक है, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू उन्होंने टेस्ट किया था थॉमसन मॉडल को। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कि क्या है, क्या ये एक्सपेरिमेंट हमसे कहता है, क्या क्या कंक्लूजन्स निकले थे इस एक्सपेरिमेंट से, सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले देखिए हर एक्सपेरिमेंट को करने के पीछे ना एक मोटिव होता है। बात आई समझ में? जैसे अगर आप लेबोरेटरी में कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपका एक उद्देश्य होता है, एक मोटिव होता है कि इस एक्सपेरिमेंट को जब मैं करूँगा तो मैं इस चीज़ को गेट कर लूँगा। समझ में आ रही ना बात? या ये रिजल्ट मुझे पता चलेगा। तो वैसे ही रदरफोर्ड सर का जो मोटिव था इस एक्सपेरिमेंट को करने के पीछे वो क्या था कि ये थॉमसन मॉडल को टेस्ट करना चाहते थे। तो इनका मोटिव था टू टेस्ट थॉमसन्स मॉडल, टू टेस्ट थॉमसन्स मॉडल। बात आ गई ना समझ में? अब देखिए हर एक्सपेरिमेंट के लिए मोटिव के साथ साथ ना एक्सपेक्टेशंस भी ज़रूरी हैं, क्योंकि हम जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि जब मैं फाइनली इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर लूँगा तो मुझे ये रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जैसे अगर आप मान लीजिए कुछ भी कर रहे हैं, नॉर्मली आप कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप किसी साइंस फेयर वगैरह के लिए या फिर नॉर्मल कुछ प्रोजेक्ट पे ही आप वर्क कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट्स को लेकर भी, उस प्रोजेक्ट के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि जब ये प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। सारी चीज़ें आप जानते हैं ना उसके बारे में। तो ठीक उसी तरह से रदरफोर्ड सर की भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस थी, जो कि ये थी कि अगर थॉमसन मॉडल करेक्ट है तो मुझे अपने इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिलने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने बोला अगर थॉमसन सर का मॉडल करेक्ट है तो जो भी मैं अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ ना, उससे पहले देखिए ये चीज़ समझाने से पहले मैं आपको जरा सेटअप दिखा दूँ रदरफोर्ड सर का। बिकॉज सेटअप अगर आपको नहीं दिखाऊंगा, अभी बोल दूंगा ये तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए पहले सेटअप देख लेते हैं, तब आते हैं एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। इन्होंने देखिए सेटअप में क्या किया था, एक ऐसा इन्होंने चैम्बर ले रखा था। ठीक है, यहाँ पे एक चैम्बर था हमारे पास और इस चैम्बर के अंदर भरा हुआ था हमारा एक रेडियो एक्टिव मटीरियल। समझ में आ रही बात आपको? इस चैम्बर के अंदर मेरा क्या भरा हुआ है, एक रेडियो एक्टिव मटीरियल भरा हुआ है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब देखिए ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है
तो आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में ना अभी ज़्यादा जानने की कोशिश मत करिए, बिकॉज ये आपको हायर स्टडीज़ में पढ़ाया जाएगा। हायर स्टडीज़ मतलब जब आप 12th वगैरह क्लासेस में चले जाएंगे, अभी आप 9th में, तो आपके लिए तो 12th ही हायर स्टडीज़ है, ठीक है। वहाँ पे आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में डिटेल में बताया जाता है। बट एक छोटी सी बात मैं इनके बारे में बता देता हूँ कि ये होते क्या एक्चुअली में। तो देखिए, कुछ हैवी एलिमेंट्स होते हैं हमारे नेचर में पाए जाते हैं, जिनका न्यूक्लियस इतना ज़्यादा वेटेड होता है ना कि ये उसे झेल नहीं पाते और अपने आप अपने न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन करते रहते हैं, ठीक है। जब इनके न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन होता है तो इसमें से अल्फा बीटा पार्टिकल्स वगैरह निकलते हैं, साथ ही साथ में गामा रेज निकलती हैं। समझ में आ रही ना बात। तो ये इन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ किस लिए किया था, ताकि उन्हें इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या मिल सके, अल्फा पार्टिकल्स मिल सके। समझ में आ रही ना बात। अब यहाँ से देखिए क्या होता है कि ये अल्फा पार्टिकल आपको मिला इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जैसे सपोज कर लीजिए रेडियम हो गया इसके अंदर रखा हुआ इससे। अब ये करना क्या चाहते थे कि इन्होंने इस अल्फा पार्टिकल को एक ऐसी पतली सी लेड की स्लिट में से पास करवाया, ये बस इसलिए ताकि ये प्रॉपरली ट्रिगर हो सके, अपने टारगेट पे जाके अटैक कर सके। समझ में आई बात। और इन्होंने ऐसा एक रिटॉर्ट रे रखा था ग्लास का, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया था, ऐसे एक गोल्ड की थिन फॉइल लगा दी थी। समझ में आ गई बात। ये आपकी किसकी फॉइल थी, गोल्ड की एकदम पतली सी फॉइल थी, जिसकी थिकनेस जो है आपकी वो 1 mm से भी कम थी, बहुत ज़्यादा पतली, ठीक। तो ये क्या है, गोल्ड फॉइल लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक। अब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से ऐसे जाता और ऐसे इस गोल्ड फॉइल से जाके टकरा जाएगा। समझ में आ गई बात। और इस रिटॉर्ट के अंदर देखिए इन्होंने ना ऐसे जो वॉल्स थी रिटॉर्ट की, इसके ऊपर ना एक मटेरियल जिसका नाम होता है जिंक सल्फाइड, इसकी कोटिंग करके रखी थी। मतलब इस पूरे के अंदर किसकी कोटिंग इन्होंने कर दी थी, जिंक सल्फाइड की, ताकि ये अल्फा पार्टिकल जब यहाँ से टकराए तो ये कहाँ पे जा रहा है डिफ्लेक्ट होके, मुझे ये पता चल जाए। क्योंकि जब भी ये अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन पे कहीं भी टकराता तो उस जगह पे स्पॉट मुझे बना के दे देगा, धब्बा बन जाएगा, जिससे मुझे समझ में आ जाएगा कि यहीं पे टकरा रहा है। समझ में आई ना बात आपको। तो ये इनका जो था पूरा अरेंजमेंट था एक्सपेरिमेंट का, जो रदरफोर्ड सर ने करके रखा था। अब देखिए आप अरेंजमेंट समझ गए ना, अब आपको मैं आराम से एक्सपेक्टेशन समझा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए रदरफोर्ड सर ने ये एक्सपेक्ट किया कि जो मेरा अल्फा पार्टिकल होता है वो किस नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। बात आई समझ में। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ना मालूम है तो आप याद रखिए, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव नेचर का होता है। और ये जो आपकी गोल्ड की फॉइल है ना, ये गोल्ड की फॉइल के अंदर प्रेजेंट है एटम्स। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखिए होगा क्या कि गोल्ड की फॉइल्स के अंदर एटम्स प्रेजेंट होने की वजह से थॉमसन सर ने क्या बोला कि एटम होता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो अगर इसके अंदर एटम्स है तो यहाँ मतलब कहने का ये है कि ये गोल्ड की फॉइल पूरी की पूरी एक पॉजिटिव चार्ज की दीवार की तरह वर्क करेगी। क्योंकि देखिए एटम के ऊपर एटम, इसमें तो कई सारे एटम्स होंगे, हर एक एटम पॉजिटिवली चार्ज है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो गोल्ड की फॉइल है ये पूरी की पूरी पॉजिटिव चार्जेस की एक दीवार के समान है। सही बात है ना, उसी के कंपेरेबल है ये। तो जब ये पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल इस पॉजिटिव दीवार से जाके टकराएगा, तो देखिए आपको मालूम है कि जब एक पॉजिटिव चीज़ दूसरी पॉजिटिव चीज़ से टकराती है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते, सेम नेचर वाले चार्जेस। ठीक है। तो रदरफोर्ड सर ने एक्सपेक्ट ये किया कि जब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव जो इस एटम के अंदर गोल्ड फॉइल के अंदर भरा है आमने सामने आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स के अंदर रिपल्शन होगा और ये अल्फा पार्टिकल्स जो है वो गोल्ड फॉइल को पार करके बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे और इसी जगहों पर रुक जाएंगे। समझ में आ रही बात आपको। तो ये रदरफोर्ड सर की एक्सपेक्टेशन थी, किसको, अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर। समझ में आ रही ना बात। अब देखिए एक्सपेक्टेशन तो थी उनकी, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, अगर मैं आपको ये बताऊं तो ऑब्जर्वेशन जो उनकी हुई ना वो एकदम एक्सपेक्टेशन की उल्टी थी। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने क्या देखा कि जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से ट्रिगर हुआ, अल्फा पार्टिकल यहाँ से आगे गुजरा, तो उन्होंने देखा कि अरे यार ये तो आराम से इसको फॉइल को पार करके एकदम चला जा रहा है।
समझ में आई बात। उन्हें ये चीज़ पता कैसे चली होगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की बीम हमें दिखती नहीं है, तो उन्हें ये चीज़ पता ऐसे चली होगी कि पार कर जा रहा है कि इस रीजन में उन्हें यहाँ पे ढेर सारे स्पॉट्स मिले। कहाँ पे? इस स्क्रीन पर, ये जो बीच का रीजन था, उन्हें यहाँ पर कई सारे स्पॉट्स मिले, जिससे कि वो ये समझ गया कि भाई ये अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल को पार करके आसानी से चले जा रहे हैं। समझ में आ गई बात। इसके अलावा कुछ स्पॉट्स उन्हें यहाँ पर भी मिले, कुछ स्पॉट्स उन्हें इस रीजन में एज वेल एज इस रीजन पे, और यहाँ पे भी उन्हें स्पॉट्स मिले। समझ में आई बात। मतलब कुछ स्पॉट्स ऐसे मिले, कुछ स्पॉट्स उन्हें इस टाइप के मिले, इसके अलावा कुछ ऐसे, उसके बाद कुछ इस टाइप के, तो ऐसे उन्हें स्पॉट्स मिले। अब उनका सर एकदम चकरा गया कि अरे यार, मैंने तो ये सोचा था कि इसके पार तो अल्फा पार्टिकल्स का जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बीच में तो दीवार है ना पॉजिटिव चार्ज की, और ये पॉजिटिव चार्ज की दीवार पॉजिटिव को ही पार करके चली जा रही है। ये कैसे हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए अगर थॉमसन सर की बात सच है, क्योंकि उन्होंने तो बोला यार पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज से लदा हुआ है, सही है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट एक्चुअल में ऐसा हुआ। तो जब ऐसा हो गया तब रदरफोर्ड सर के समझ में आया कि इसका मतलब जो थॉमसन सर कह रहे थे ना वो बात सही नहीं है, ये बात है गलत। तो अब जब थॉमसन सर की बात गलत है तो फिर सही बात कौन सी है? तो सही बात देखिए ये थी कि इन्होंने बोला ना कि अगर ये जो मैं ऑब्जर्वेशन देख रहा हूँ अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, अगर मैं इस पे बेस्ड एटम के रिजल्ट्स निकालूं, मतलब इसके हिसाब से ये बताना चाहूँ कि एटम कैसा दिखता है, तो देखिए इन्होंने रिजल्ट्स क्या निकाले। इन्होंने बोला एटम ना, मैं ये मिटा देता हूँ ऑब्जर्वेशन ताकि आपको अच्छे समझा पाऊँ। इन्होंने बोला एटम एक ऐसा स्फेरिकल गोला है, समझ में आ गई बात, जिसके अंदर जो है, जो उसका पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटे से पार्ट में कंसंट्रेट है। मतलब थॉमसन सर ने क्या बोला था कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पूरे गोले के ऊपर, पूरे स्फेयर के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन रदरफोर्ड सर ने कहा नहीं यार, वो पूरे गोले के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होके ना एक छोटे से रीजन में कंसंट्रेट है, छोटी सी जगह में दुबक के बैठ गया है, ठीक। और जो उसके आसपास का रीजन है ना वो कैसा है? एम्प्टी है। मतलब एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस कैसा है? खाली है। जबकि थॉमसन सर ने क्या बोला था कि एटम पूरा का पूरा कवर है किससे? पॉजिटिव चार्ज से, उसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस है ही नहीं, ठीक। लेकिन इन्होंने बोला खाली है। अब इन्हें कैसे पता चला खाली है? क्योंकि अगर ये खाली ना होता ना तो ये अल्फा पार्टिकल्स इसको ऐसे क्रॉस करके इजीली चले ना जाते यहाँ से। समझ में आ गई बात ना। तो अल्फा पार्टिकल्स इसे क्रॉस करके एटम को इजीली पार निकल गए। इससे रदरफोर्ड सर ने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम के अंदर जो मोर देन मोर स्पेस है वो कैसा है? एम्प्टी है, ठीक। अच्छा, ये तो रीज़न था जो स्ट्रेट अल्फा पार्टिकल निकल गए इन स्पॉट्स के लिए। ये स्पॉट्स मुझे कब मिले हैं? जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से सीधे निकल गए, समझ में आई, उनके लिए मेरे ये वाले स्पॉट्स मुझे मिले हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कुछ स्पॉट्स आपको यहाँ मिले हैं, कुछ यहाँ, एज वेल एज कुछ स्पॉट्स यहाँ पे और कुछ इस जगह पर भी मिले हैं। अब ये कैसे? तो इन्होंने बोला ना कि देखिए, जब कोई अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव नेचर का होता है, इस पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट के, मतलब ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है एटम का, इसके बहुत पास से गुजरा होगा ना, तो इसने उसे रिपेल किया होगा। मतलब इस पॉजिटिव पार्ट ने इस अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर दिया होगा, और रिपल्सन की वजह से ये सीधे ना जाके कैसे मुड़ गया? अपने पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, डेविएट हो गया। बात आई ना समझ में। इसी तरह से सिमिलरली जब इधर से भी कोई अल्फा पार्टिकल गुजरा होगा तो वो भी अपने पाथ से डेविएट हो गया होगा और इधर चला गया होगा। ये घटना किन अल्फा पार्टिकल्स के साथ में हुई है? जो इसके काफ़ी करीब से गुजरे हैं, जो इस पॉजिटिव पार्ट के बहुत ही पास से गुजरे हैं। समझ में आई ना बात। इसी तरह से जो पार्टिकल इसके और पास गए होंगे ऐसा, वो और ज़्यादा एंगल्स पे डेविएट हुए होंगे, क्योंकि पॉजिटिव के वो जितना ज़्यादा पास आते जाएंगे उतना ही उनका डेविएशन मैक्सिमम होता जाएगा। समझ में आई ना बात आपको। तो ये जो रीज़न था आपका कि ये वाला स्पॉट, ये स्पॉट, ये स्पॉट, ये स्पॉट क्यों मिला, उसे भी रदरफोर्ड सर ने एक्सप्लेन कर दिया कि इसी वजह से मिला, जब अल्फा पार्टिकल बहुत ही करीब से गुजरा इस पॉजिटिव पार्ट के, ठीक है ना। फिर इन्होंने, रदरफोर्ड सर ने एक चीज़ और ऑब्जर्व की, और वो ये थी कि लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक अल्फा पार्टिकल, मतलब 1 आउट ऑफ 20,000, ठीक है, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि न्यूक्लियस की तरफ, सॉरी, ये जो पॉजिटिव रीजन है इसकी तरफ बढ़ा और उसी
पाथ पे अपने वापस भी आ गया, मतलब ये गया और यू टर्न मार के वापस आ गया, आगे निकल ही नहीं पाया। समझ में आ गई बात। तो ये ऑब्जर्वेशन जब उन्हें हुआ तो और उन्हें थोड़ा सा अचंभा हुआ कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो अब देखिए उन्होंने अब सारी चीज़ें ना एकदम क्लियर कर दी सबके सामने और दिया अपना रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें उन्होंने क्या बोला देखिए, ओवरऑल अब हम इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे रिजल्ट निकाल सकते हैं। अपने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में थॉमसन सर ने ये कहा कि एटम के अंदर मोर देन मोर स्पेसेस कैसे हैं, एम्प्टी हैं, ढेर सारे जो मतलब मैक्सिमम रीजन कैसा है उसका खाली है, एम्प्टी स्पेसेस उसके अंदर ज़्यादा हैं। उन्होंने बोला एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम के ऊपर फैला हुआ ना होके, पूरे एटम के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होके एक छोटे से रीजन में कंसंट्रेट है, यानी छोटी सी जगह में दुबक कर बैठा हुआ है। और इस छोटे से रीजन को उन्होंने क्या नाम दिया, इसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। बात आई ना आपको समझ में। इस पॉजिटिव रीजन को उन्होंने नाम क्या दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। और बोला कि ये जो न्यूक्लियस है ये एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज अपने पास में रखता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन्स यानी E+ रहते हैं, और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स यानी 0n1 पार्टिकल जो होता है न्यूट्रॉन आपका, वो भी रहता है इसी के अंदर। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक, इसके अलावा देखिए इन्होंने बोला ना कि ये जो न्यूक्लियस है ना ये बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा ठोस होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है। ये उन्हें कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने बोला ये जो 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल था ना, ये न्यूक्लियस के जब पास से बहुत ज़्यादा करीब से गुजरा, एकदम बहुत ज़्यादा, लगभग न्यूक्लियस के सामने समझिए, तो ये इसे पार करके आगे नहीं जा पाया और यू टर्न मार के वापस आ गया। इसका मतलब कि ये जो आपका न्यूक्लियर रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा ठोस है, तभी ये अल्फा पार्टिकल इसे पार करके आगे नहीं जा पाया। तो न्यूक्लियस तो आपको एक चीज़ पता चली कि ये पॉजिटिव चार्ज रखता है, दूसरी बात क्या, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। समझ में आ गई बात। दूसरी बात देखिए, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो लगभग 0 के बराबर होता है, 0 यूनिट के, मतलब इनका मास लगभग ना के बराबर होता है, ज़्यादा नहीं होता। मास की वैल्यू किसके पास होती है, प्रोटॉन्स के पास और न्यूट्रॉन्स के पास, और ये लोग कहाँ रहते हैं, एटम के न्यूक्लियस में। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस होता है ना वो एटम का पूरा मास अपने पास रखता है। मतलब एटम का जो भी मास होता है वो किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। समझ में आ रही ना बात आपको, बिल्कुल आएगी। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली अगली, कि न्यूक्लियस के चारों ओर का ये जो आपका हिस्सा बच रहा है इसे उन्होंने नाम दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और बोला इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कौन रहता है इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, इलेक्ट्रॉन, जो कि ऐसी सर्कुलर ऑर्बिट्स पे, सर्कुलर पाथ्स पे न्यूक्लियस के किनारे किनारे चक्कर काटते रहते हैं। समझ में आई बात। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस का चक्कर काटते रहते हैं ऐसे गोल गोल रास्तों पर, ठीक उसी तरह से जैसे कि आपके प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मॉडल जो था इनका वो सोलर सिस्टम से कंपैरेबल था। इन्होंने बोला जिस तरह से आपके जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अगर आप सन को न्यूक्लियस मान लीजिए तो आपके प्लैनेट्स किसका वर्क करेंगे, इलेक्ट्रॉन का वर्क करेंगे। और समझ में आ गई बात। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो चक्कर काटते हैं ये बहुत ही हाई वेलोसिटी से इसके किनारे किनारे चक्कर काटते हैं। इनके चक्कर काटने की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक, अब देखिए उन्होंने आगे क्या बोला कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो तो उसके मास के लिए जिम्मेदार है, लेकिन एटम का ये जो बाकी बचा हुआ एम्प्टी स्पेस है ना वो एटम के वॉल्यूम के लिए जिम्मेदार है। मतलब एटम का मास तो न्यूक्लियस की वजह से होता है, लेकिन एटम का जो वॉल्यूम है वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स यानी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की वजह से होता है। समझ में आ गई बात। तो ये था रदरफोर्ड सर का एटॉमिक मॉडल जो उन्होंने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पर दिया। और अब देखिए अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग एटम का एक फ़ोटो बनाना चाहें कि आखिर एटम दिखता कैसा होगा अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, तो हम बिल्कुल अच्छे से बना सकते हैं। रदरफोर्ड सर की अगर देखिए बात मानी जाए तो उनके अकॉर्डिंग ना एटम कुछ ऐसा दिखता होगा। एक ऐसा स्फेरिकल गोला होगा, समझ में आ रही है बात, जिसके बीच में सेंटर पे एक न्यूक्लियस होगा और इस न्यूक्लियस के किनारे ऐसे सर्कुलर पाथ्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चक्कर
काट रहे होंगे। समझ में आ गई बात? ये कुछ इस तरह से, ये वाला भी कुछ ऐसे, और आपस में तो ये अपनी एक्सिस पे तो घूमेगा ही साथ में न्यूक्लियस के भी चारों ओर घूम रहा होगा। ठीक, तो ये एटम की शक्ल थी रदरफोर्ड सर के अकॉर्डिंग। रदरफोर्ड सर ने बोला कि आपका एटम ऐसा ही दिखता होगा। लोगों को देखिए इनकी बात ज़्यादा पसंद आने का रीज़न बस ये था ना कि इन्होंने जो भी बात बोली थी वो किसके बेसिस पर, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर कही थी। और एक्सपेरिमेंट तो आप जानते ही हैं कि जब किया इन्होंने तो दमदार था एकदम। ठीक, इस वजह से लोगों को इनकी बात ज़्यादा पसंद में आई और लोगों ने इसे सच भी माना, क्योंकि ये बातें सारी एक्सपेरिमेंटल थी। इसमें कुछ भी झूठ या हाइपोथेटिकल की कल्पना कर दी, सोच लिया, ऐसे इमेजिन किया और बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक बात अगर आपको बताऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि ये मॉडल भी कुछ समय के बाद आगे जाके फेल हो गया था। समझ में आ गई बात आपको? मतलब इसके फेलियर के रीजंस क्या क्या थे, ड्रॉबैक्स क्या क्या थे कि इतना सक्सेसफुल मॉडल होते हुए भी ये फेल हो गया। ये अगर मैं आपको बताऊं ना तो देखिए रीज़न ये था कि रदरफोर्ड सर ने अपने मॉडल में ये बोला कि न्यूक्लियस के किनारे किनारे जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ही हाई वेलोसिटी से चक्कर काटेगा, बहुत ही तेज़ी से स्पीड से चक्कर काटेगा। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल ने क्या बोला ना कि देखिए जब भी कोई पार्टिकल हो गया, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है आपका तो ये एक चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर चार्ज होता है। तो मैक्सवेल ने कहा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ना तेजी से चक्कर काटता है किसी भी चीज़ का तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है, मतलब उसकी एनर्जी जो होती है वो निकलते जाती है उसके अंदर से, हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में निकलते जाती है। समझ में आ गई बात आपको? जब इलेक्ट्रॉन भी है जो न्यूक्लियस का चक्कर काट रहा है, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस का तेजी से चक्कर काटेगा तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि इसकी भी तो एनर्जी रिलीज होती जाएगी ना। समझ में आ रही बात? ये कुछ ऐसा ही है कि अगर आप किसी मैदान का ऐसे तेजी से चक्कर काट रहे हैं, गोल मैदान है, तो शुरुआत में तो आप पूरे मैदान के किनारे किनारे एकदम तेजी से चक्कर काटते रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी एनर्जी कम होती जाएगी आप अपने चक्कर को छोटा करते जाएंगे। मतलब बड़ा पहले किनारे किनारे मैदान के चक्कर काट रहे थे, जैसे कुछ ऐसा है कि अगर ये सर्कुलर ऐसे मैदान है और आप पहले जब एनर्जी ज़्यादा थी तो इसके किनारे पूरा ऐसे चक्कर काट रहे थे। समझ में आ गई बात? फिर जब आपकी एनर्जी कम हुई तो आपने इतने हिस्से का चक्कर काटना शुरू किया, और कम हुई तो इतने हिस्से का चक्कर काटना शुरू किया, और कम हुई एनर्जी तो इतने का, फिर इतने का, ऐसे धीरे धीरे आप अपने चक्कर को छोटा करते जाएंगे। सही है ना? तो उसी तरह से मैक्सवेल सर ने ये बोला कि जब इलेक्ट्रॉन तेजी से न्यूक्लियस का चक्कर काटेगा तो इसकी एनर्जी कम होते जाएगी और धीरे धीरे देखिए क्या होगा कि ये अपने चक्कर के पाथ को छोटा करते जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से जलेबी बनाएगा, जलेबी बनाते हुए एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जाके न्यूक्लियस के ही अंदर गिर जाएगा। समझ में आ गई ना बात? मतलब रदरफोर्ड सर ने क्या बोला कि आपका इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे चक्कर करेगा, लेकिन इनके हिसाब से मैक्सवेल सर ने ये बोला कि आप जैसा बता रहे हैं उस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन को ऐसा स्पाइरल पाथ पे चक्कर काटना चाहिए। सही भी बात है, समझ में आ गई बात? लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ पे चक्कर काटेगा तो एक टाइम के बाद ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर गिरते ही आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है, मीन्स एटम है, सॉरी, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब कि एटम आपका स्टेबल रह ही नहीं पाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि एटम्स कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। समझ में आ रही ना बात? तो यहाँ पे रदरफोर्ड सर जो थे वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो कि थॉमसन सर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि आखिर एटम इतना स्टेबल क्यों है। तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन ना कर पाने के कारण ही रदरफोर्ड सर का मॉडल यहाँ पे पूरी तरीके से फेल हो गया। और फिर आया कौन? बोर मॉडल, जिसमें रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को धीरे धीरे करके दूर किया गया। बात आ रही ना आपको समझ में? तो बोर मॉडल क्या होता है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आपकी नेक्स्ट क्लास में। साथ ही साथ में नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। आज की क्लास को हम अपनी यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको क्या करना है कि जितनी हमारी पिछली क्लासेस हुई हैं और आज की जो क्लास है इसमें हमने जितना कुछ भी पढ़ लिया है सब कुछ आपको एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेना है, पूरी चीज़ें आपको माइंड में एकदम बैठा लेनी है। मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लासेस में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय स्टूडेंट्स।